तो बच्चों, चिड़िया की बच्ची लेसन 9 पाठ 9। आओ पहले इसे पढ़े। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फवारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवा कर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। प्रकृति की जो छटा है ना, उसको निहारते हैं। निहारने का मतलब देखते हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा का अर्थ होता है हंसी मजाक करना। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीला नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलाती थी, कभी फुदकती थी और वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। माधव रास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता का मतलब है स्वतंत्रता। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया की इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। थिरकना का अर्थ होता है इधर उधर फुदकना। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके का अर्थ होता है बिना रोक टोक के। इसका अर्थ है बिना रोक टोक के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। तो क्या हुई, वो एकाएक घबरा गई। फिर को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई है कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी मतलब
डरी हुई, भयभीत सी डरी हुई वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित हुआ है, मन की, जो प्रफुल्लित इसका अर्थ है मन की जो इच्छा है ना, उससे वो खुश हो गया है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, चिड़िया क्या बोली, चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ को हो गई है, सांझ हो गई, शाम हो गई है, और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोचना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है। वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर सा मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी हुई है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, तो खेलने बाहर जा तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मेरा रास्ता देखती रहती, मुझे तो और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ भाई, जो जानती हूँ सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो सेठ, मैं ही हूँ तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू नीरी अनजान है, नीरी अनजान है, तू कुछ नहीं जानती है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं ना समझ ठहरी, मुझे कुछ पता नहीं है, ना समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वे मेरी राह देखती होगी, राह देखना मेरा रास्ता देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है मतलब समझ नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, उसी की सारे जगत को चाह है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है। सेठ,
तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो गई है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूलों को तूने देखा। ये क्या, यह एक है। ऐसे अनगिनती फूल हैं जिसकी गिनती नहीं होती। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। अब वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के सामने। तेरी माँ क्या है वहां तेरे घोंसले में, कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती। तेरी कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, दे मतलब शरीर कैसा रंगीन है। तू अपने मूल्य को नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेरे तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी, रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसे दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर में मतलब मिनट में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना। कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत बड़ी ही सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चैन मतलब उसका अर्थ है क्यों उसके मन में आराम नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती रही। चौकन्नी हैरान होकर चारों तरफ देखती रही। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है, मतलब उजेला है, अभी उजाला है, रोशनी है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, मैं राह नहीं सूझेगी, मतलब मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिड़चिड़ाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी प्यारी बच्ची, क्या क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ठाठस बांधा, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक नहीं खोलेगी। इसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। इसके पहले मैं आपको शब्द अर्थ बता देती हूँ बच्चों।
ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। विनोद चर्चा, इसका अर्थ है हंसी मजाक। स्वच्छंदा, इसका मतलब है स्वतंत्रता। थिरकना, इसका मतलब है इधर उधर फुदकना। बेखटके, मतलब बिना बेरोक टोक के। भयभीत, डरी हुई। और अनसमझ का मतलब होता है ना समझ। संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है जो इमारत में काम में लाया जाता है। व्यसन, मतलब बुरी आदत। सुहावना, इसका अर्थ होता है सुंदर। अभिरुचि, इसका अर्थ होता है चाह। तृप्ति, इसका अर्थ होता है तृप्त होने का भाव। स्याह, इसका अर्थ होता है बहुत काला। ढाढ़स, इसका अर्थ होता है धीरज। वरदान, इसका अर्थ होता है देवता द्वारा दिए जाने वाला वचन। आओ अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। कहानी से बच्चों, जैसे मैं आपको ये प्रश्न उत्तर बता रही हूँ, इसको प्रश्न को और उत्तर को 2 बार बोलूंगी मैं। अगर आप पेपर से 10 दिन पहले भी मेरे प्रश्न के उत्तर आप सुन लेते हो तो आप बिना लिखे हुए भी आप वहां पर लिख सकते हो। जैसे कि घर में प्रैक्टिस नहीं करी आपने लिखने की, मेरे से खाली सुन लिया, आप अपने पेपर में उसके आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन के। क्योंकि अगर आपको मात्राओं का अच्छे से ज्ञान है, सिर्फ आपको मेरे प्रश्न उत्तर सुनने मात्र से ही आप पेपर अच्छे से दे सकते हो। आओ आगे चलें। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? फिर से दोहराएंगे प्रश्न। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? इसका उत्तर देंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। माधव दास ने अपनी कोठी संगमरमर से बनवाई थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे चिड़िया से यह भी कहता है कि उसके पास बहुत सोना मोती है। वे उसके लिए सुंदर सा सोने का घर बनवा देंगे जिनमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आदि बातों से हमें पता चलता है माधव दास के जीवन संपन्नता से भरा था। अब हाफ पार्ट का आंसर देंगे। किन बातों से ज्ञात होता है वह सुखी नहीं था? पर माधव दास का शाम को भांति गुजरना और उनके ये वाक्य की जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मेरा महल भी सूना है और कोई चहचाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा। मेरा दिल वीरान है। बहुत वहां कम हंसी सुनने को मिलती है। आदि बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद माधव दास सुखी नहीं थे। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। माधव दास ने अपनी कोठी संगमरमर से बनवाई थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह चिड़िया से यह भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती है। वे अपने लिए सुंदर सा सोने का घर बनवा देंगे उसके लिए, चिड़िया के लिए, जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आदि बातों से पता चलता है माधव दास का जीवन जो है संपन्नता से भरा था। पर माधव दास का शाम को समर्पण की भांति गुजारना और उसके ये वाक्य की जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई चहचाता भी नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा। मेरा दिल वीरान है। वहां कब हंसी सुनने को मिलती है? आदि बातों से पता चलता है कि माधव दास सुखी नहीं था। दूसरा प्रश्न, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है यह बगीचा तुम्हारा ही है? कि माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था, स्पष्ट कीजिए। फिर से दोहराएंगे इसका प्रश्न। माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि वह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर देंगे माधव दास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, ये दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी, अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। माधवदास का यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपनी मन संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे एक बार। माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि वह बगीचा तुम्हारा ही है, ये दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी थी, अतः वह चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। माधवदास का यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपनी मन संतुष्टि के लिए ही रखना चाहते थे। अगला प्रश्न तीसरा, माधवदास के बार बार समझने पर चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न मैंने एक बार दोहराया है, उत्तर इसके 2 बार दोहराऊंगी, ध्यान से सुनिए। चिड़िया और माधवदास के मनोभावों के मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहां माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। फिर से दोहराएंगे उत्तर इसका। चिड़िया और माधवदास के मनोभावों में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। अगला प्रश्न 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर देंगे, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुंचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। यदि इस कहानी का सुखद अंत ना होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान ना भर पाती और ना ही अपनी माँ से मिल पाती। नन्ही चिड़िया का लालच में ना फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यह भी बतलाता है कि स्वतंत्रता से अमूल्य कुछ भी नहीं है। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुंचने का बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। यदि इस कहानी का सुखद अंत ना होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान ना भर पाती और ना ही अपनी माँ से मिल पाती। नन्ही चिड़िया का लालच में ना फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यही बतलाता है कि स्वतंत्रता से अमूल्य कुछ नहीं है। अगला प्रश्न 5वां, माँ तेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है।
उत्तर देंगे, कहते हैं ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसीलिए उसने धरती पर माँ को भेजा है, जो हम हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की एहसास अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वह ना केवल बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उसे सही ढंग से पालन पोषण भी करती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका होती है। आप कभी भी चले जाएं, कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन आपको आत्मिक सुकून अपनी माँ के साथ ही मिलता है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर एक बार फिर से दोहराएंगे, कहते हैं ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसीलिए उसने धरती पर माँ को भेजा है, जो हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वह ना केवल बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण भी करती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपको आत्मिक सुकून अपनी माँ के साथ ही मिलता है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। छठा प्रश्न, इस कहानी का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? तो इसका उत्तर देंगे, इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया है। फिर से इसका उत्तर दोहराएंगे, इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया जा सकता है। कहानी से आगे, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियां, चींटियां, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। उत्तर देंगे, ऋतु चक्र, सूर्य और चांद का उदित और अस्त होना, तारों का रात में ही चमकना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पशुओं का भी दिन भर घूम घूम कर शाम के समय घर लौट आना आदि सभी अनुशासन का पालन करते हैं। इसका एक बार बच्चों ध्यान से फिर से उत्तर सुनिए। ऋतु चक्र, सूर्य और चांद का उदित होना और अस्त होना, तारों का रात में ही चमकना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पशुओं का भी दिन भर घूम घूम कर फिर कर शाम के समय घर लौटना आदि सभी ही अनुशासन का पालन करते हैं। दूसरा, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देखकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली यानी कि पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति अपने को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। ख, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ग, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो इसका उत्तर देंगे, सारी सुख सुविधाएं मिलने पर भी हम स्वाधीनता ही स्वीकार करें, ना कि प्रलोभनों
वाली पराधीनता, क्योंकि सुविधाएं कितनी भी क्यों ना मिल जाएं, रहना तो हमें किसी के अधीन है। पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन रहने के कारण सुख से सदा वंचित हो जाता है। भाषा की बात। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए। क, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ख, कभी पर हिलाती थी। ग, पर बच्ची कांप कांप कर मां की छाती से चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिससे अलग अलग उद्देश्य के लिए पर के प्रयोग हुए हैं। तो इसका उत्तर देंगे नंबर 1, जामुन के पेड़ पर तोता बैठा है। जामुन के पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा उदाहरण देंगे इसका वाक्य का, उस मोर के पर कितने सुंदर हैं। तीसरा देंगे, राधा का रीना पर बहुत एहसान है। दूसरा प्रश्न, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्द खोज लीजिए। तो इसके उत्तर देंगे हम, अयो, मतलब अयो को क्या है, आओ। दूसरा उदाहरण देंगे करियो, इसका क्या है, करना। तीसरा उदाहरण देंगे दियो, इसका अर्थ है देना। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लाइक शेयर करें।